जनूबी पंजाब की फिजा दिन ब दिन सेहत के लिए खतरनाक। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर, फिजा में आलूदगी की शरह 390 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर, सरगोदा, जहानिया की फिजा भी बदस्तूर आलूदा। महकमा माहौलियात की तरफ से हाई अलर्ट जारी। घर से बाहर निकलने वालों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं स्मोक के हवाले से। जनूबी पंजाब की फिजा दिन ब दिन सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही है। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर है। फिजा में आलूदगी की शरह 390 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर, सरगोदा, जहानिया की फिजा भी बदस्तूर आलूदा है। महकमा माहौलियात की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। घर से बाहर निकलने वालों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत। इस हवाले से मजीद जानते हैं, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा स्मोक के जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है? हाँ जी, ऐसा ही है। हर आए रोज जो है वो फिजा मजीद आलूदा हो रही है और आज जो है वो 390 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया फिजा में आलूदगी। 250 से ऊपर चली जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मदर होती है। तो आप अंदाजा कर लें कि मुसलसल इजाफा हो रहा है और 255, 260 के बाद जो है वो 390 पर जो इंडेक्स है वो पहुंच गया। तो इस सारी सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि ये इंसानी सेहत पर, जानवरों पर और फसलों पर जो है इसके बहुत मुसर असरात मरतब होंगे। खासतौर पर इंसानों में आग हो रहा है। तो बहुत ज्यादा लोग, हर तीसरा आदमी इस वक्त जो है खांसता हुआ नजर आता है और फ्लू का शिकार नजर आ रहा है। ये जो है अगर हम स्कूलों में देखें तो हुकूमत पंजाब ने काफ़ी सारे इक़दाम किए और दफातर में और स्कूलों में पाबंदी लगाई गई कि तमाम लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं और तकरीबन ताज़ा डाटा के मुताबिक 30,000 बच्चे जो है वो रोज़ाना यहाँ पर स्कूलों में नहीं आ पा रहे, मुल्तान में छुट्टी कर रहे हैं और बीमारी के सबब जो है वो मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो है दफातर में भी लोग जो है वो इसी तरह बीमार नजर आते हैं और फिर एक आदमी अगर बीमार हो तो उसके एक बैठने वाले बाकी भी लोग जो है खौफजदा हो जाते हैं और उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल अच्छी नहीं है। इक़दाम किए जा रहे हैं लेकिन लोगों को हिदायत भी दी गई हैं और हिदायत की हैं कि लोग जो है वो अगर आप किसी फ्लू का या किसी बीमारी का शिकार हैं तो बाकी लोगों से दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को धोएं और कोशिश करें कि अगर आप नेकेड हैंड के साथ किसी चीज को छू रहे हैं तो कोशिश करें कि वो कोई और आदमी इसको ना छुए। तो ये फ्लू जो है वो इस तरह फैल जाता है और ये जो आलूदगी है ये लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। अब इसका असबाब जो है वो क्या हो रहे हैं, सबसे बड़ा सबब जो है वो कार्बन का फिजा में शामिल होना है और स्मोक बुनियादी तौर पर फॉग, धुंध और जो है धुएं का मिलाप है और ये दोनों चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो स्मोक की शक्ल अख्तियार कर देती है। इस वक्त दिन भर जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल नहीं है बल्कि बादल की बजाय ये स्मोक है और ये स्मोक जो है हम जो कार्बन फिजा में शामिल कर रहे हैं खासतौर पर इसका सबब जो है फसलों की बाकियात को जलाना है। यहाँ पर जनूबी पंजाब में बड़ी तादाद में ईंटों के भट्ठे मौजूद हैं तो वहाँ से जो अखराज, भट्टों की चिमनियों से अखराज होने वाला जो धुआं है वो ऊपर जाके फिजा में शामिल हो रहा है। तीसरा हमारे पास जो है वो हमारी जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो फिट नहीं है और वहाँ से भी बड़ा धुआं खारिज होता है। खासतौर पर रिक्शों का धुआं जो है वो और मोटरसाइकिल रिक्शों का धुआं और उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका धुआं और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ जो है। सर, महकमा माहौलियात स्मोक के तदारुक के लिए क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है? इस हवाले से इक़दाम तो किए गए, गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है ताकि जो गाड़ियाँ ठीक नहीं है वो रोड पर ना आए, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बड़ी कम है जिनको रोका गया है। अभी भी जो है शहर भर में हमें हर तरफ जो है वो इस तरह की आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां नजर आती हैं। भट्टों के हवाले से भी जिगजैग टेक्नोलॉजी लाजमी करार दी गई है, लेकिन अभी भी ऐसे भट्टे मौजूद हैं जो बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के चल रहे हैं। और फिर एक और सबब जो है वो ये है कि हम अपना कूड़ा करकट जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं उठाते और लोगों के पास कूड़ा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो अमूमन ये होता है कि जहाँ कूड़ा फेंका जाता है फिर कुछ दिन बाद वहाँ आग लगा दी जाती है। तो ये हम कूड़े को जो आग लगा रहे हैं वो भी एक सबब बन रहा है जो हम यहाँ पर जो है बीमारी फैला रहे हैं। एक सबसे अहम पहलू ये है कि हमारे यहाँ दरख्तों की तादाद बड़ी कम है। जो इस तरह की फजाई आलूदगी रोकने के लिए जो शरह चाहिए दरख्तों की, तकरीबन एक अच्छे माशरे के लिए 25% जो है रकबे पर दरख्त चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 2-3% रकबे पर दरख्त हैं जिसकी वजह से हम आलूदगी का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। और फिर जो है वो इर्द गिर्द के जो माहौल है वो भी असर डालता है। जैसे भारत में बहुत ज्यादा जो है वो फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है तो उधर का भी सारा एलिमेंट जो है वो इधर मुंतकिल हो जाता है। अब इससे निजात का एक बड़ा सबब तो ये है कि अल्लाह ताला बारिश दे, जिसके इम्कानात भी हैं। अगर बारिश होती है तो उससे जो है वो फजा साफ हो जाएगी और हवा में मौजूद जो स्मोक है वो खत्म हो जाएगी।
अब सिर्फ बारिश का इंतजार किया जाए तो इस खर्चे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हुकूमत जो है वो सामने आई है, कोशिश की जा रही है कि ये सारे जो असबाब हैं इनको रोका जाए। लेकिन इसके सर, साथ महकमा साथ मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई पेशगोई की गई है? जी, अगले हफ्ते के दौरान जो है वो इम्कान है कि कुछ इलाकों में बारिश हो जाएगी, और अगर ये बारिश हो जाती है तो उससे काफ़ी सारी जो है फजा साफ हो जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन अभी किन इलाकों में होती है, कहाँ कहाँ होती है, इसकी शिद्दत क्या रहती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जाहिर है जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ बारिश का हाथ पर हाथ रख के इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद भी इकदाम करने हैं, वो सारे इकदाम करने हैं जिससे हम फजाई आलूगी कम कर सकें और बीमारियां फैलाने का जो सबब बन रही है उसको रोका जा सके। वरना अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार होंगे उतने ही मसाइल बढ़ते जाएंगे। जी सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है बहावलपुर से ब्यूरो चीफ रजा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, बहावलपुर की फिजा किस हद तक आलूदा है? जी बिल्कुल, देखें इंतहाई आलूदा फिजा है बहावलपुर की, और आलूदगी में जो है अगर रैंक करें तो बहावलपुर भी पहले 2-3 शहरों में शामिल होता है। इस फिजाई आलूदगी की वजह से जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का जो है वो सामना भी करना पड़ता है, और इस वजह से जो स्मोग है उसकी शिद्दत के बायस जो है लोगों को सांस लेने में और जो है आंखों में जो मसाइल का सामना भी करना पड़ना मुख्तलिफ और जो है वो बीमारियाँ ये स्मोग अपने साथ साथ ला रही है। अब बहुत बुनियादी तौर पर जो है वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो इन मामला का सामना है उसकी वजह से जो है वो शहरी आबादियाँ बिलखसूस जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, और तमाम मनाज़िर जो हैं वो स्मोक ने धुंधला दिए हैं। जैसी सुबह होती है तो एक ऐसा लगता है कि जैसे जो है वो धुंध का है, लेकिन वो धुंध जो है वो ताहाल अभी शुरू नहीं हो सकी, और वो एक स्मोक है, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं और वो धुआं है जो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बिल्कुल जो है तमाम मनाजिर को जो है धुंधला देता है। और इस हवाले से एक बड़ा हिस्सा जो इस स्मोक का जो वो पैदा करती हैं वो सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 80% से ज़्यादा स्मोक का जो बायस बनती है वो ये गाड़ियां हैं जो सड़क पर रमा दमा है, और इनसे निकलने वाली कार्बन और जो धुआं है वो मुख्तलिफ बीमारियों का जो वो बायस बन रहा है। इसके साथ साथ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से भट्टाजात के खिलाफ भी जो है वो मुहिम जो है कैंपेन जो चलाई जाती है, फैक्ट्रीज को भी जो है वो नोटिस जारी किए जाते हैं, और बिल्कुल उन इलाकों में जहाँ जो है वो टायर जलाने की फैक्ट्रीज हैं या लोहा ढालने की जो भट्टियां हैं वहाँ से भी जो है धुआं जो है जहरीला धुआं वो मुसलसल हवा में खारिज होता रहता है, जिसकी वजह से जो है स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता है। और उससे बढ़कर जो है अभी जो अगर देही इलाकों की बात करें तो इस वक्त जो है वो चावल की फसल जो है वो कट चुकी है, और जो चावल के फसल के बकाया जाते हैं उनको किसान जो है वो खेतों में जो है वो आग लगा देते हैं, और एक बड़े एरिए पे जो है जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ जो चावल की फसल के बकाए जाते हैं उनको आग लगी नजर आती है, और उससे धुआं उठ रहा होता है वो फिजा को मजीद आलूदा कर रहा है। और इस आलूदगी को कम करने के हवाले से किसी किस्म के जो है वो वसाइल नहीं है सिवाय इसके कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाए जाएं ताकि जो एक इकोसिस्टम में जो एक तवाज़ुन है उसको पैदा किया जा सके। बसूरत दीगर जो है इस स्मोक की शिद्दत में जो है मौसमियाती तब्दीली के साथ स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ब्यूरो चीफ रजा मलिक भी गुफ्तगू में शामिल थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब बात करें गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन इख्तिताम पजीर। पुलिस का कहना था कि मुलजिमान में कायम होल्डिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया है। गुज़िश्ता 6 रोज में 112 अफगानियों की शनाख्त की गई। 85 अफगानियों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया था। डाटा वेरिफिकेशन के बाद 85 अफगानी को रिहा कर दिया गया। 360 अफगानी शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। आपको यहाँ अपडेट करें, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, इख्तिताम पजीर भी होने वाला है। पुलिस का कहना था कि मुल्तान में कायम होल्डिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया है। गुज़िश्ता 6 रोज में 112 अफगानियों की शनाख्त की गई है। 85 अफगानियों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया था। डाटा वेरिफिकेशन के बाद 85 अफगानियों को रिहा कर दिया गया था। 300 से ज्यादा अफगानी शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। आपको बता रहे हैं डाटा वेरिफिकेशन के बाद 85 अफगानियों को रिहा कर दिया गया था। 300 से ज्यादा अफगानी शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन इख्तिताम पजीर हो चुका है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि मुल्तान में कायम होल्डिंग सेंटर को भी खत्म कर दिया गया है। गुज़िश्ता 6 रोज में 112 अफगानियों की शनाख्त की गई। 85 अफगानियों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया था।
آپ کو اپڈیٹ کریں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اختتام پذیر۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملتان میں قائم ہولڈنگ سینٹر کو ختم کر دیا گیا۔ گزشتہ 6 روز میں 112 افغانیوں کو شناخت کی گئی ہے۔ 85 افغانیوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا گیا تھا۔ ڈیٹا ویریفیکیشن کے بعد 85 افغانیوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں گے بلیٹن میں۔ ملتان میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس نایاب ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ گیس نہ ہونے پر شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں پریشر نہ ہونے سے بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں۔ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم مجبور ہیں باہر کے کھانے پہ۔ اتنا مہنگا کھانا ہوتا ہے اور LPG اتنی مہنگی کر دی ہے ان لوگوں نے اور ہمارا تو گزارا بہت مشکل ہے۔ یہ خود بند کر جاتے ہیں، ان کے جہاں بھی سیکٹر لگے ہوئے ہیں وہاں سے یہ وال وغیرہ بند کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، 1 بجے آنی ہے یا 12 بجے آنی ہے یا 11:30 بجے آنی ہے، اس کے بعد پھر یہ آ کے اس کو کھول دیتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی۔ اب آپ کو بتائیں لودھرا کے مکین سوئی گیس کی سہولت کے منتظر ہیں۔ 40 کروڑ کی لاگت سے بچھائی گئی سوئی گیس لائن تاحال غیر فعال ہے۔ پائپ لائن کی تکمیل کے بعد کنیکشن دینے کا مرحلہ تاخیر میں پڑ گیا۔ سوئی گیس انتظامیہ کے مطابق حکومت سے فنڈز نہ ملنے پر کام روک دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے مشتاق بھٹا۔ کروڑوں روپے لاگت سے ملتان سے لودھرا ضلع میں بڑی گیس لائن بچھائی گئی تھی، جس میں بستی ملوک، مخدوم علی، جلا رئی اور نوہی چکوک شامل تھے، جہاں تک سوئی گیس کی سہولت فراہم کی جانی تھی۔ ایک مرحلہ میں گیس لائن تو بچھا دی گئی لیکن دوسرا مرحلہ آج تک شروع نہیں ہو سکا۔ پچھلے 4 سال سے نوہی علاقوں کے لوگ منتظر ہیں کب ان کے ہاں گیس پہنچے گی، کب ان کے جو سوئی گیس کی سہولت ہے ان کو ملے گی۔ دیہی علاقوں کے لوگ آج بھی جو ہے وہ فصلوں کی باقیات اور مہنگی لکڑی خرید کر اپنا سال بھر کا جو ایندھن ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک ایسے کھیت میں موجود ہوں جہاں پر دیہی علاقوں کے لوگ اپنے سال بھر کا ایندھن جمع کرنے کے لیے فصلوں کی باقیات جمع کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں جی کیا مشکلات ہیں لکڑیوں کے حوالے سے آپ کی؟ السلام علیکم جناب، اسا بہت پریشان ہیں، ساکو چھڑیا نہیں مل دیا، اسا بہت تانگ ہیں، لہذا ساکو گورنمنٹ اپیل ہے کہ ساکو سوئی گیس دیتی ونجے تاکہ اسا اپنے بالاں دا راشن انہاں تے پکا سکوں۔ اسا بہت مجبور ہے، حالانکہ دیکھو جڑے شہر ہیں ہن دیہاتاں قصبے چلے گئے، سارے کول بہت مشکل ہے، سارے کول اج سلنڈر گھر دے بھروا ونجو 4000 روپیہ ہوے تے 1 مہینے دا گزارا نہیں تھیندا، لہذا مہربانی کر کے سارے کول سوئی گیس پہنچائی ونجے، اسا اپنے بالاں دا راشن پکا سکوں، اسا اپنے آپ کو ایزی سمجھو، اسا بہت مشکل ہے چاہیں، لہذا ساری اپیل ہے کہ اسا دیکھو چھڑیاں کٹیا کرے دے پے اور ان بعد مکئی دے جڑے گلے وہ کٹھے کر کے اسا گھراں وچ پکینے ہیں، اے جناب گوہا کٹھا کر کے پکینے ہیں، اسا بہت تنگ ہیں۔ جی مختلف طریقوں سے سال بھر کا ایندھن جمع کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ قصبات جو ہیں وہ بڑے شہروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، علاقوں کا جو مختلف علاقے ہیں جس طرح گوگڑا ہے، گیلے وال ہے، سوئی والا، قریشی والا، دھنوٹ، یہ بڑی آبادیوں والے علاقے سوئی گیس کی سہولت کے منتظر ہیں۔ جی مشتاق بھٹا، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر غریبوں کے لیے سستے کپڑے بھی مہنگے۔ ملتان کے لنڈا مارکیٹ میں کپڑوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال قیمتوں میں 2 گنا اضافہ۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے رانا بلال سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا، دکاندار اور شہری کیا کہتے ہیں مہنگی قیمتوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث جو ہے لنڈا بازار کی رونقیں بھی ماند پڑی ہوئی ہیں۔ سردیاں جو ہے وہ آ چکی ہیں، لیکن اگر ہم لنڈا بازار کی بات کریں تو لنڈا بازار میں ہمیں کوئی ایک جو شہری بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا جو لنڈا بازار سے سامان خرید کر سکے۔ لنڈا بازار کی اگر ہم سامان جو رکھا گیا ہے اس کی قیمتوں کی بات کریں تو قیمتوں میں بھی جو ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت جو ہے وہ دگنا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کافی زیادہ جو لنڈا بازار پر شہری آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دکاندار جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ گاہک نہ ہونے کے برابر ہے مہنگائی ہونے کے باعث۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ گاہک جو ہے وہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں، گاہک پچھلے سال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو گاہک ہمیں کہیں نظر نہیں آتا سامان خریدتا ہوا، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی سر بالکل، جس طرح آپ نے کہا تو مہنگائی نے پوری ملک پر جو ہے نا نصرندہ اثر کیا ہوا ہے۔ اس طرح پہلے سال جو مطلب 50% کام تھا، ابھی بالکل تقریباً 20% یا 25 تک تو آ چکا ہے۔
वजह ये है कि एक तो डॉलर महंगाई, डॉलर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ताल्लुक़ रखता है, दूसरा पेट्रोल भी महंगा है, लोग भी महंगाई ने लोगों को जीना हराम कर दिया है, तो गाहक बहुत कम आते हैं। यकीन करो कि बहुत से लोगों ने काम छोड़कर भाग गया, काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है पिछली साल और उससे पिछली साल की बनिस्बत हो। तो अल्लाह खैर करे, भी इंतज़ार कर रहे कि आगे क्या हो रहा है। मुतालबा भी किया जा रहा है कि लिहाजा हर चीज़ की कीमत के साथ साथ जो है लंडा बाज़ार के अंदर जो सामान रखा गया है उसकी कीमतों में टैक्स को कम किया जाए, कीमतों में कमी की जाए, ताकि हर गरीब आदमी जो है, जो कि गरीब आदमी के लिए लंडा बाज़ार किसी नेमत से कम नहीं है, वो जिस्म डांबने के लिए जो है वो लंडा बाज़ार से आसानी से सामान परचेज कर सके। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बात करेंगे सियासी गहमा गहमी की। आम इंतखाबात के सिलसिले में सियासी डेरे आबाद साबिक वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं उम्मीदवारों को टिकट्स देने के बाद इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं है। उनका मजीद क्या कहना है, उनके साथ मौजूद सैयद ज़ुहैब बुखारी से जानेंगे। जी ज़ुहैब, आगाह करें। आज बिल्कुल मुल्क में होने वाले 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी जो है वो इस वक्त अपने आरूज पर है। सियासी डेरों पर जो है वो काफ़ी जो है वो रश भी देखने में आ रहा है। इस वक्त हम गिलानी हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि दीगर जमातों से जो लोग हैं वो भी पीपल्स पार्टी में जो है वो जोक दर जोक जो है वो शरीक हो रहे हैं। इस हवाले से और मुल्क की सियासी सूरत हवाले से बात भी करेंगे। मसल साबिक वज़ीर आज़म और सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले रोज़ से तैयार थी और हमारी पहले भी डिमांड थी कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, और आज जो फैसला आ गया कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए, हम अप्रिशिएट करते हैं और वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। पहले भी उन्होंने टिकटें हमने दे चुके थे, मगर इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे। तो आज हमें खुशी हुई कि हमारे मलिक अजमल जोया साहब, एक्स MPA, एक्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, और उनके साहबजादे आशिक मोहम्मद जोया साहब जो हैं, इन्होंने भी शमूलियत की है। मैं इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर वेलकम करता हूँ। क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को नतीजा जो है वो पीपल्स पार्टी का माना जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, सिंध की क़यादत को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने पर। क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ था कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अपने अदालतों में जो है वो सामना किया, आप भी अभी भी करते आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि बर्फ़ जो है वो पिघलती नज़र आ रही है आइंदा इंतखाबात? देखें, अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई, या राब्ता हुआ है या नहीं हुआ। जब बाज़ाब्ता राब्ता होगा फिर मैं कोई कमेंट करूंगा। आप हमेशा लेवल प्लेइंग की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को उस जमात को भी जो है वो उसी तरह जिस तरह आप लोग कैंपेन कर रहे हैं उससे लेना चाहिए? देखिए, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है जो केयर टेकर सेटअप है ये उनका फैसला होगा, या जुडिशरी जो है वो मेरिट पे फैसला करेंगी। क्या कहना चाहेंगे काफ लीग से जो है वो पीपल्स पार्टी में आपने आज शमूलियत इख्तियार किया है? पीपल्स पार्टी ने मजदूरों का ख्याल रखा है, किसानों का ख्याल रखा है, तालिब इल्म का ख्याल रखा है, जो मेहनत कश लोग हैं उनका ख्याल रखा है, और हमेशा एक स्लोगन दिया है कि गरीब की इमदाद करें और मुतवस्सित तबके को ऊपर ले आएं। इस पार्टी का मशहूर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार है, नतीजा जो भी हो, लेकिन लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और साबिक वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ से मुलाकात का होना ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने बिलबूते पे जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन को जो है वो जीतेगी। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का विजन। रहीम खान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा स्कूल्स के तामीराती काम होंगे। जिले के 4 तहसीलों के 221 सरकारी स्कूल्स में तामीराती काम होंगे। मज़ीद जानेंगे आमिर धरती से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। में वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी के खसूसी VN के तहत सरकारी स्कूल्स जो
پچھلے سال سیلاب اور بارش کی وجہ سے ان کی بلڈنگز متاثر ہوئی تھی، جن میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز تھی وہ ٹوائلٹ بلاکس سے ٹوائلٹ بلاکس کی دوبارہ سے ریپیرنگ کرنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو ہے وہ نئے جو ہے اقدامات سامنے آئے ہیں، جس میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پی ایم آئی یو کے باہمی تعاون سے ضلع بھر کی 4 تحصیلوں کے مجموعی طور پہ 221 اسکولز ہیں جن کے جو ٹوائلٹ بلاکس متاثر ہوئے تھے ان کی ریپیرنگ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں میں صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ بھی نصب کیے جائیں گے۔ 221 اسکولوں میں سے تحصیل سعدکاباد کے 61، رحیم یار خان تحصیل کے 84، تحصیل خانپور کے 34 اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل لیاقت پور کے 42 اسکولز اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ اسکولز ہیں جن کے لیے مجموعی طور پہ جو اسکولز کا جو فنڈز ہیں تعمیرات کے حوالے سے ریپیرنگ اور پھر فلٹریشن پلانٹس کا ان کے اسکولوں کے NSB میں جاری کیا گیا۔ اسکول کونسل کی جو مشاورت ہے اور اجازت کے بعد جو ہے یہ پروجیکٹس جو ہے وہ ان پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ مجموعی طور پہ 6 کروڑ 24 لاکھ کی لاگت سے یہ پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے ٹوائلٹس کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے، فلٹریشن پلانٹ کو نصب کرنے سے ہوگا کہ ہر بچے تک صاف پانی میسر ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل کے معمار جو ہیں وہ بہترین سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ جی عامر، شکریہ۔ ملتان کی سرکاری جامعات میں پہلی بار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔ کامرس، بینکنگ اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن میں پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات بتائیں گے شکیل سلطان۔ جی بالکل، اگر بات کریں بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں نئے پروگرامز کے حوالے سے تو اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق یونیورسٹی کی اکثر فیکلٹیز میں نئے پروگرامز بھی لانچ کیے جا رہے ہیں۔ تو میں اس وقت موجود ہوں فیکلٹی آف کامرس، بینکنگ اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن میں، جہاں حال ہی میں فیکلٹی کے اجلاس میں نئے پروگرامز کی منظوری دی گئی ہے۔ طلباء کے لیے اچھی خبر ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین پروفیسر ڈاکٹر شوکت ملک صاحب۔ دیکھیں، یہ پروگرام اس وقت مارکیٹ کی نیڈ ہے اور اس نیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ BS لیول پر ہے، پہلے BS ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگا جس میں انٹری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ FA FSC A لیول O لیول انٹر مطلب سمجھنے جس نے کیا وہ، اور اس کے بعد ہم نے MBA بھی ہے۔ MBA ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، وہ ہمارا مارننگ میں بھی ہوگا۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی جاب پر ہیں لیکن وہ نئے فیلڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سارا دور ہی جو ہے نا وہ آن لائن ڈیجیٹل دور ہے، تو وہ سب آن لائن مارکیٹنگ اور آن لائن بزنس کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کی فیس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، مطلب ایوریج سمجھ لیں کہ 35 سے 40 ہزار روپیہ فیس ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ مارننگ میں آپ کو پتہ تھوڑی فیس کم ہوتی ہے، ویکینڈ پہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ تو یہ داخلے انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کے یہ جنوری میں دسمبر میں ہم داخلے اناؤنس کر لیں گے، کیونکہ یہ ہماری 2 باڈی سے اپروو ہو چکا ہے، تو 2 باڈی سے اپروو ہونا۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔